बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा और आप देख रहे हैं एमके प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। उसका पहला हिस्सा हमने उसमें कंप्लीट किया था। उसका रिमेनिंग सेक्शन जो है वो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। हम देखेंगे कि बेसिक जो बुनियादी सर्किट्स हैं जिससे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स बनते हैं वो कौन से हैं, उनमें क्या चीज़ होती है और उसके साथ कौन सी टर्म एसोसिएट हैं, और भी कुछ चीज़ें इसके साथ जो वो कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसी सर्किट्स के बारे में कि जो एसी सर्किट होता है उसके अंदर जो तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं जैसे कि रेजिस्टर है, कैपेसिटर है और इंडक्टर है, वो किस तरह से बिहेव करते हैं जब उनको एसी सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है। ये आपने काफी दफा छोटी क्लासेस के अंदर भी इसको पढ़ा होगा। हम जस्ट फॉर रिवीजन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि जब आप किसी एसी सोर्स को अटैच करते हैं और इनमें से किसी भी कंपोनेंट को उसके साथ अटैच करते हैं तो ये ईएमएफ है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम जो उसको प्रोवाइड की जाती है। अब अगर हम बात कर लेते हैं रजिस्टर आर की, तो चूंकि रजिस्टर आर में जो है वो कोई पावर स्टोरेज नहीं होती, कोई पावर रिलीज नहीं होती, सारी की सारी पावर जो है वो इकट्ठी कंज्यूम हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है। तो उसके अंदर किसी तरह की भी जो वोल्टेज और करंट है उसके दरमियान किसी तरह का भी कोई फेज डिफरेंस नहीं होता और वो कंप्लीटली इन फेज होते हैं। बट जब हम बात कर लेते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर की, अब ये जो दोनों कंपोनेंट है इंडक्टर और कैपेसिटर, ये एनर्जी को स्टोर करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से उनमें फेज डिफरेंस जो है वो आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो इनिशियली जब उसमें से करंट फ्लो करता है तो जो चार्ज है वो प्लेट्स पर स्टोर होता है, जब तक वो स्टोर नहीं हो जाता तब तक करंट उसमें फ्लो नहीं करता। दैट इज वाई उसके अंदर जो करंट है वो लीड करता है, वोल्टेज है वो लैग करता है और 90 डिग्री का इनमें फेज डिफरेंस आ जाता है। और इसी तरह इंडक्टर के अंदर भी जो वो फेज डिफरेंस आ जाता है, जो कि आप यहाँ फेजर डायग्राम में देख भी सकते हैं। ये 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है जिसके अंदर वोल्टेजेस जो है वो लीड कर रहे हैं, करंट जो है वो लैग कर रहा है, तो उसके अंदर ये कैपेसिटर को इंडिकेट कर रहा है। बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पर सॉरी इंडक्टर को इंडिकेट कर रहा है, बट ऑन द अदर हैंड जहाँ पर हमारे पास जो वोल्टेजेस हैं वो लैग कर रहे हैं, करंट लीड कर रहा है, ये कैपेसिटर को यहाँ पर शो करवा रहा है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जी रिएक्टेंस की। रिएक्टेंस क्या होता है? रिएक्टेंस इज द ऑपोजिशन टू द ऑल्टरनेटिंग करंट काज्ड बाय इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, यानी कि कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की वजह से जो रेजिस्टेंस ऑफर होती है इसी करंट को, उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंस कहते हैं। इंडक्टर और क्योंकि रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस होती है उसकी वजह से वो रेजिस्टेंस ऑफर करवाता है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं स्पेसिफिकली। बट कंडक्टर और कैपेसिटर की सूरत में जो रेजिस्टेंस ऑफर करवाई जाती है उसको हम इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस कहते हैं, जिसको ओहम्स में कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम उसको मैथमेटिकली देखें, इसको इंडक्टेंस इंडक्टेंस की वजह से जो रिएक्टेंस होती है उसको हम एक्सएल कहते हैं, और कैपेसिटेंस की वजह से जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम एक्ससी कहते हैं। और यहाँ पर ये मैथमेटिकल फॉर्म में गिवन है, और चूंकि ये दोनों ही रेजिस्टेंसेस हैं, ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ द करंट, दैट इज वाई इन दोनों को ही हम ओहम्स में कैलकुलेट करते हैं। और दोनों सूरत हाल में जो रिएक्टेंस है वो डिपेंड कर रही होती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अच्छा जी, फेजर रिप्रेजेंटेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये जो वेक्टर डायग्राम है ये हमें इस चीज के बारे में बता रही है कि इसकी अगर इंडक्टर की बात करें तो उस सूरत हाल में वोल्टेजेस जो हैं वो लीड कर रहे होते हैं, करंट लैग कर रहा होता है, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है इसके अंदर। ऑन द अदर हैंड जो कैपेसिटेंस की सूरत में जो करंट है वो लीड कर रहा होता है, और इस सूरत में करंट और वोल्टेजेस के दरमियान अगेन 90 डिग्री का जो फेज शिफ्ट देखने में आता है। बात करते हैं जी आरएल सर्किट्स की। अगर आरएल सर्किट की बात करें तो इसके अंदर जो रेजिस्टर और इंडक्टर है हम उसको अटैच करते हैं इसके एक एसी सोर्स के साथ, और जब स्विच ऑन किया जाता है तो करंट जो है वो ग्रो करता है एक्सपोनेंटली, यानी कि करंट जो वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करता है और इवेंचुअली मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाता है। और इस तरह जब हम इसको कट ऑफ करते हैं, स्विच को बंद करते हैं, तो सेम इज द केस, जो करंट है वो डिक्रीज करता है एक्सपोनेंटली और एट द एंड जो वो ड्रॉप कर जाता है। यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्टिंग फैक्टर है जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, दैट इज दिस
फैक्टर, दिस एक्सपोनेंट फैक्टर, जो ये एक्सप्लेन करता है कि जब आप इस को इंडक्टर को या कैपेसिटर को अटैच करते हैं किसी सोर्स के साथ, तो इसके अंदर करंट की ग्रोथ और करंट का डिके बोथ आर एक्सपोनेंट विच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस मैथमेटिकल फैक्टर इज e raised to minus t over tau l, जो के ओरिजिनल वैल्यू, ये जो आई नॉट आप देख सकते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो उसको बताता है कि ओरिजिनल करंट जो आई नॉट है वो किस तरह एक्सपोनेंटली इंक्रीज या डिक्रीज होता है। अब बाय द टाइम टी टाउ एल जो करंट है वो उसकी 63.2% और फाइनल वैल्यू ग्रो करता है, जहां तक ये लाइन स्ट्रेट रहती है उसके बाद एक्सपोनेंशियली ये कर्व जो है वो कर्व होते अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाती है। ऑन दी अदर हैंड ये 36.8 तक ड्रॉप होता है, जहां तक लाइन जो वो बिहेवियर स्ट्रेट रहता है और उसके बाद ये एक्सपोनेंटली जो है वो कर्व जो है वो इवेंचुअली ड्रॉप कर जाती है 0 तक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एलसी ऑसिलेशन आ जाती है। अच्छा, जैसे हमने पीछे बात की कि कैपेसिटर और इंडक्टर, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, कैपेसिटर को जब हमने डिटेल से स्टडी किया था तो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बट अगर इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर के अंदर यही एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होती है। और अभी हमने बात की थी कि कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों की सूरत में जो फेज डिफरेंस है वो 90 का देखने में आता है। तो अब अगर हम कोई इस तरह का सर्किट लें जिसके अंदर आप एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर उसको अटैच कर देते हैं और विद द हेल्प ऑफ आप कह सकते हैं एक सोर्स, आप उसको इस तरह से अटैच करते हैं बैटरी के साथ, एक स्विच लगा दें और यहां पर आप बैटरी अटैच कर दें। जब आप स्विच को यहां पर इनिशियली इसके साथ अटैच करेंगे तो इस सूरत में क्या होगा, जो सोर्स है वो इस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगा और सोर्स से जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाएगी कैपेसिटर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम यहां से बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और इस चार्ज कैपेसिटर को अटैच करते हैं इंडक्टर के साथ। अब हम बात करें आइडियली यहां पर कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, ये प्योर एलसी सर्किट है। तो क्या होगा, जो चार्जेस स्टोर है इस कैपेसिटर में या जो एनर्जी स्टोर है कैपेसिटर में इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कन्वर्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द इंडक्टर, और इसी तरह फिर ये एनर्जी इंडक्टर से निकलेगी और दोबारा स्टोर हो जाएगी कैपेसिटर में इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो कन्वर्जन है एनर्जी की फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम एलसी ऑसिलेशंस कहते हैं, जिसके अंदर इंडक्टर और कैपेसिटर जो है वो एनर्जी को शिफ्ट करवाते रहते इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। यहाँ पर ये हमारे पास देख सकते हैं कि 90 डिग्री के फेज एंगल के साथ जो एनर्जीज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं, और जो रेड लाइन देख रहे हैं ये मैग्नेटिक एनर्जी है, और टोटल ये ब्लैक लाइन जो टोटल एनर्जी आप देख सकते हैं। टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी और इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी आपस में ऑसिलेट होते रहते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं। चूंकि मैं पहले बता चुका, हम बात कर रहे हैं आइडियली, यानी कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी, जिसको हम एलसी ऑसिलेशंस कहते हैं। आप डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंडक्टर की इक्वेशन है और ये कैपेसिटर की, और टोटल जो है वो कंजर्व रहती है विच इज इक्वल टू 0, और इसकी ये जो ऑसिलेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर एलसी अंडर रूट है। और अगर एनर्जीज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में जो एनर्जी है वो यू ई की मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पर दी गई है, एंड ऑन द अदर हैंड ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में जो एनर्जी स्टोर होगी उसकी मैथमेटिकल फॉर्म दी गई है, जिसको आप जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो दो सूरतों में एनर्जी दी गई है। वन इज इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉज एंगल्स, और ऑन द अदर हैंड विदाउट एंगल्स, यानी कि आप ये डिपेंड करता है कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आप इन दोनों फॉर्मूलाज को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डैम्प्ड आरएलसी सर्किट। अब यहां पर हम बात कर रहे थे एलसी ऑसिलेशन की, यानी कि कोई रेजिस्टेंस इसके अंदर मौजूद नहीं है, बट इस केस में अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर एक रेजिस्टेंस जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, यानी कि आप जो कैपेसिटर
और इंडक्टर जो अटैच थे एक दूसरे के साथ, इसके दरमियान आप एक रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर करवा देते हैं। अब क्या होगा कि जब एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड से दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हुए दरमियान में जो रेजिस्टर है वो उसमें से एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो अब्सॉर्ब कर लेगा, और जब दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो एनर्जी कन्वर्ट होगी तो एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, उसका कुछ हिस्सा जो है वो रेजिस्टर के अंदर वेस्ट हो चुका है, कंज्यूम हो चुका हुआ है। और इस तरह अगले साइकिल में ये मजीद कंज्यूम हो जाएगा, अगले साइकिल में मजीद कंज्यूम हो जाएगा, और ये जो ग्राफ है एक्सपोनेंटली नीचे की तरफ ड्रॉप करेगा। और इस सूरत में हम ये कहते हैं कि जो ऑसिलेशंस है वो डैम्प्ड हो गई हैं ड्यू टू दिस फैक्टर रेजिस्टेंस जो यहां पर ऐड किया जा चुका है। ये रेजिस्टेंस जो है उस ऑसिलेशन को डैम्प करती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करती जाएगी, और इवेंचुअली वो सारी की सारी एनर्जी ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस जो है वो वॉन आउट हो जाएगी, डिके हो जाएगी। अब इस सूरत में जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है वो आप इस फॉर्मूलाज में देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फैक्टर जो है वो ऐड हो चुका हुआ है। अब डैम्पिंग जो है वो तीन तरह की हो सकती है। अंडर डैम्प जिसके अंदर जो रेजिस्टेंस स्क्वायर है दैट मस्ट बी लेस देन टू 4L/C। 4L/C ये जो फैक्टर इसकी बात हो रही है। अगर ये रेजिस्टेंस के स्क्वायर से बड़ा है तो ऑसिलेशन जो है वो डिके आउट हो जाएगी। उसके बाद क्रिटिकली डैम्प्ड है, इस सूरत हाल में जो आर स्क्वायर फैक्टर है इक्वल होगा 4L/C के, इसमें कोई ऑसिलेशन नहीं होगी, ये फौरन जो है वो रिटर्न जीरो की तरफ रिटर्न हो जाएगी, इसके अंदर कोई वेव नहीं बनेगी। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लें ओवर डैम्प की। इसके अंदर जो आर स्क्वायर फैक्टर है, रेजिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन दिस इंडक्टेंस, और इस सूरत हाल में जो एक्सपोनेंशियली डिके होगा और इसमें कोई ऑसिलेशंस नहीं होगी। यानी कि अगर हम बात कर ले ओवर डैम्प की तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, और अगर हम बात कर ले क्रिटिकली डैम्प की तो उस सूरत हाल में बी ग्राफ जो है वो बड़ी तेजी के साथ ड्रॉप होगा जीरो की तरफ। और अगर हम बात करें अंडर डैम्प की तो इस सूरत हाल में जो ऑसिलेशंस है उनका एम्पलीट्यूड जो है वो स्लोली डिके करता हुआ कम होता जाएगा, यानी कि इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता जो टोटल एनर्जी है वो डिके आउट हो जाएगी। तो ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस जो ऑसिलेशंस है वो डैम्प्ड हो जाती है, जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती, और इवेंचुअली एनर्जी जो है वो वॉन आउट हो जाती है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सीरीज RLC सर्किट और इंपीडेंस के बारे में। अब इंपीडेंस क्या है? जैसे हमने बात की रेजिस्टेंस जो है वो भी ऑपोजिशन ऑफर कराती है टू द फ्लो ऑफ द एसी करंट, इस तरह इंडक्टर भी ऑपोजिशन ऑफर करता है जिसको हम रिएक्टेंस कहते हैं, और इस तरह जो कैपेसिटर है वो भी रेजिस्टेंस ऑफर करवाता है, ऑपोजिशन ऑफर करवाता है, जिसको हम रिएक्टेंस XC कहते हैं। तो इन तीनों का कंबाइन इफेक्ट, यानी कि हम एक ऐसा सर्किट ले रहे हैं जिसके अंदर कैपेसिटर भी है, रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी है, तो इन तीनों का जो कंबाइन इफेक्ट होगा ऑपोजिशन का, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इंपीडेंस कह देते हैं, जिसको मैथमेटिकली हम G से डिनोट करते हैं। और ये कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का, रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर एंड रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इंपीडेंस कहते हैं। अब इस सूरत में जो करंट का एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा? I इज इक्वल टू V/R होता है। तो V की जगह पे हम EMF इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और R इज अब इस रेजिस्टेंस के अंदर चूंकि तीनों फैक्टर्स शामिल है, दैट इज इसको हम जी यानी कि उससे डिनोट करवा रहे हैं। और फेज एंगल से यहां से बाय यूजिंग द हेड टू टेल रूल अगर आप डायग्राम बनाएं तो हमारे पास ये आ जाएगा VR। अगर हम इसकी कैपेसिटर की बात करें, ये हमारे पास आ जाएगा XC। और इस सूरत में बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम जो हम tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं, उसकी मदद से हम tan थीटा की वैल्यू XL - XC/R निकाल सकते हैं। और इस फैक्टर की अगर हम बात करें XL - XC की, तो इसमें अगर XL इज ग्रेटर देन XC यानी कि रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर इज ग्रेटर देन रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटेंस, देन जो ये एंगल थीटा है ये जीरो से बड़ा होगा, विच मीन कि ये इंडक्टिव सर्किट होगा, यानी कि करंट जो है वो लैग करेगा वोल्टेज को। ऑन द अदर हैंड अगर कैपेसिटर की रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस में से कैपेसिटिव इंडक्टेंस ग्रेटर होती है, देन इस सूरत में जो फेज एंगल है वो लेस देन जीरो होगा, और इस सूरत में एक कैपेसिटिव सर्किट होगा, यानी कि करंट लीड करेगा और वोल्टेज जो वो लैग करेगा। अगर दोनों रिएक्टेंसेस इक्वल आ जाती हैं तो देन दिस फेज एंगल विल बी इक्वल टू जीरो, और ये एक रेजिस्टिव सर्किट होगा, यानी कि इसके अंदर वोल्टेजेस और जो करंट है
वो आपस में इन फेज होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो तीनों कंडीशंस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आ जाता है कि किस केस में सर्किट जो है वो एज अ कैपेसिटिव सर्किट बिहेव करेगा, इंडक्टिव सर्किट बिहेव करेगा या रेजिस्टिव सर्किट जो है वो बिहेव करेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रेजोनेंस की। रेजोनेंस क्या होता है जी? रेजोनेंस इन एन आरएलसी सर्किट अकर्स व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल and capacitive reactance Xc are equal in magnitude but opposite in phase। अभी सूरत हाल में वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल होते हैं तो उस सूरत हाल में यानी क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल होती है बट जो फेज में वो ऑपोजिट हो तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और ये एक ऐसी कंडीशन बनाते हैं जिसमें इंपीडेंस हो जाती है मिनिमम एंड मैक्सिमम करंट जो है वो फ्लो करता है और इस सूरत हाल को हम रेजोनेंस कहते हैं। यानी कि यहां पर जो दोनों रिएक्टेंसेस हैं ड्यू टू कैपेसिटर एंड इंडक्टेंस मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट उनका फेज डिफरेंस जो है वो ऑपोजिट है, तो उस सूरत हाल में जो करंट है उसका मैक्सिमम फ्लो होगा, जैसे कि आप ग्राफ में भी देख सकते हैं विद द ग्रेड बैंडविड्थ। और इसको मैथमेटिकली जो इसकी कंडीशन है वो उस सूरत हाल में होगी जब XL इज इक्वल टू XC होगा और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मेशन ये यूज की जाएगी। और रेजोनेंस के ऊपर जो Z यानी कि इंपीडेंस होगी वो R की इक्वल होगी, यानी कि XC जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल हो चुकी हुई है तो इंपीडेंस मिनिमम होगी और मैक्सिमम जो है वो करंट फ्लो होगा, यानी कि I की वैल्यू क्या होगी वो मैक्सिमम होगी और जो फेज एंगल है वो जीरो होगा क्योंकि दोनों इन फेज है वोल्टेजेस और करंट फेज, क्योंकि ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो R की वजह से रहेगी और R के अंदर जो वोल्टेज और करंट है वो इन फेज होते हैं, दैट इज वाई जो फेज डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा। और जो वोल्टेजेस हैं चूंकि हम पहले बात कर चुके हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे बट फेज उनका ऑपोजिट होगा, पावर फैक्टर जो मैक्सिमम इक्वल टू 1 होगा और इस कंडीशन को हम रेजोनेंस के नाम से जो वो डिनोट करते हैं आरएलसी सर्किट के अंदर। अब उसके बाद आ जाते हैं जी पावर इन एसी सर्किट। अब पावर क्या होती है? पावर वो रेट होता है जिससे किसी भी सर्किट के अंदर जो पावर है वो या कंज्यूम हो रही है या उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी जो है वो कंज्यूम या प्रोड्यूस हो रही है उसको हम पावर कहते हैं। अगर एवरेज पावर की बात करें तो मैथमेटिकली हम उसको इस तरह से डिनोट करते हैं पी एवरेज, ऊपर चूंकि पी को पावर को पीछे भी इसको मैथमेटिकल फॉर्म देखी थी वी आई है और एवरेज पावर 1/2 ई जो वोल्टेजेस है वो उसको हमने डिनोट यहाँ पर ईएमएफ यानी कि मैक्सिमम वैल्यू से डिनोट किया है और आई जो वो करंट है और इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है उसको हम कोस फाई से डिनोट यहाँ पर कर रहे हैं। अब आप अगर यहाँ पर देखें तो ये वोल्टेज और करंट के दरमियान जो डिसाइसिव फैक्टर है वो कोस फाई है, यानी कि फेज डिफरेंस की जो है वो डिफाइन करेगा कि यहाँ पर इनकी वैल्यूज कब मैक्सिमम और कब मिनिमम होंगी पावर की। तो इसलिए इस फैक्टर को हम पावर फैक्टर कहते हैं जो ये डिसाइड करेगा कि कौन सी कंडीशन के तहत या किस एंगल के ऊपर जो पावर है वो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। अगर हम बात करें प्योर रेजिस्टर की, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर तो उसके अंदर चूंकि सारी की सारी पावर कंज्यूम हो जाती है तो दैट मींस कि पावर जो है वो क्या होगी मैक्सिमम होगी। हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड आर प्रोड्यूस्ड। अब चूंकि रेजिस्टर की सूरत में सारी की सारी एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है तो उस सूरत में हम ये कहते हैं कि रेजिस्टिव सर्किट की या रेजिस्टर के अंदर जो पावर है वो मैक्सिमम होगी। इससे अगर बात करें इंडक्टर और कैपेसिटर की, अब चूंकि इंडक्टर और कैपेसिटर में प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर की अगर हम बात करें उसमें कोई पावर लॉस, पावर कंजप्शन नहीं है, पावर स्टोर एनर्जी जो है वो स्टोर हो रही है, रिलीज हो रही है, स्टोर हो रही है, रिलीज हो रही है, कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही, ना कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। दैट इज वाई इसकी जो पावर है वो जीरो, यानी कि उसमें जो फेज है वो 90 होता है और कोस 90 इज इक्वल टू 0, तो जो कोई पावर जो है उसके अंदर कंज्यूम नहीं होगी और इसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फॉर सीरीज आरएलसी सर्किट कोस फाई इज इक्वल टू R ओवर Z और रेजिस्टर के लिए जो है वो हमारे पास जो पावर फैक्टर है वो सारी की सारी कंज्यूम हो रही है तो मैक्सिमम पावर फैक्टर जो है वो 1 होगा और सारी की सारी एनर्जी जो है वो पूरे सर्किट के अंदर जो है वो कंज्यूम हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस है
जो एसी करंट के साथ जो वो ऑपरेट होती हैं, जो बड़ी यूजफुल अप्लायंसेस प्रोड्यूस करती हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। उसमें फर्स्ट हमारे पास डीसी मोटर आ जाती है। डीसी मोटर एक ऐसी अप्लायंस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। इसमें बेसिक फिनोमेना जो इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है, जो करंट कैरिंग कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में जब पड़ी हो तो वो उसके ऊपर एक टार्क जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये टार्क हम पीछे पढ़ चुके हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर जो फोर्स है वो अप्लाई होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर टार्क प्रोड्यूस होता है। अब इस कंडीशन में आप देखें, ये हमारे पास जो है वो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर है और ये हमारे पास एक क्लोज्ड लूप है और ये कार्बन ब्रशेस के साथ अटैच कर दी जाती है एक बैटरी के साथ। अब यहाँ पे जब एनर्जी इसको करंट प्रोवाइड किया जाता है, करंट इस कॉइल के अंदर फ्लो करता है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी कि ये वाली साइड जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है करंट। तो अगर हम यहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो वो इस्तेमाल करें तो इस कंडीशन में इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी और अब इस साइड में चूंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है तो इस सूरत में जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लगेगी। तो कॉइल का ये हिस्सा ऊपर की तरफ उठेगा और ये हिस्सा नीचे की तरफ जाएगा और एज ए रिजल्ट कॉइल के अंदर टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होगा। और जब ये इस तरह घूमेगी कॉइल तो आप देखिए कि इसका ये हिस्सा इन स्प्लिट रिंग की वजह से, ये दो रिंग इस तरह आपस में स्प्लिट होते हैं। जब ये वाली कॉइल ऐसे घूम के इस साइड के साथ टच करेगी तो डेफिनेटली करंट की डायरेक्शन जो वो इन्वर्ट हो जाएगी, उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, जब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो जो इसके ऊपर टॉर्क जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी और ये जो कॉइल है वो कंटिन्यू जो है वो मूव करती रहेगी और एक सर्कल में घूमना शुरू कर देगी। जब तक इसको पावर सोर्स मिलता रहेगा ये घूमती रहेगी और इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसी का ये ऑपोजिट है, हमारे पास एसी जनरेटर है। जिस तरह हमने वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर वहां से मैकेनिकल एनर्जी हासिल की, मैकेनिकल वर्क हासिल किया, उसका ऑपोजिट ये कि अगर आप मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करें और उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें तो इस सूरत में हम इसको जनरेटर कहते हैं। अब इसमें जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ इस्तेमाल हो रहा है। कैसे कि अब हम एक कॉइल को प्लेस करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में और किसी मैकेनिकल तरीके से, जिस तरह जनरेटर के अंदर इंजन लगा होता है, हम इस कॉइल को रोटेट करवाते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब कॉइल इसके अंदर रोटेट करेगी तो इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इसमें से पास करें उनकी तादाद चेंज होगी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से गुजरने वाला चेंज होगा। और हमने ये पीछे प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस द ईएमएफ, जो ईएमएफ है वो इंड्यूस करवा देगी। तो जब ये कॉइल रोटेट करेगी, एंगल चेंज होने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा और इस तरह से हम इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जब तक हम इसको मैकेनिकली रोटेट करवाते रहेंगे तब तक इसके अंदर से जो करंट है वो पास करता रहेगा और इसको हम एसी जनरेटर कहते हैं। देन हमारे पास आ जाता है जी ट्रांसफार्मर, जो कि एक बेहतरीन एग्जांपल है, एप्लीकेशन है म्यूचुअल इंडक्शन की। म्यूचुअल इंडक्शन में हमने पढ़ा था कि अगर एक कॉइल में जो करंट गुजर रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जब वो किसी नियर बाई दूसरी कॉइल में से गुजरेंगी तो उसके अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो ट्रांसफार्मर के अंदर भी यही होता है कि हम एक आयरन कोर के ऊपर दो कॉइल्स हैं वो वाउंड की होती हैं जो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती हैं, मैग्नेटिकली नहीं। तो जब हम एक कॉइल को सप्लाई इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो इसमें प्रोड्यूस होने वाला गुजरने वाला जो करंट है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो इस कॉइल में से गुजरेगा और जिसकी वजह से इस कॉइल के अंदर भी इलेक्ट्रिक जो ईएमएफ वो इंड्यूस हो जाएगी और यहां से हमें आउटपुट मिल जाएगी। और ये जो आउटपुट है अब ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर कि इन कॉइल्स की नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है। एज यू कैन सी है कि यहाँ पर हमारे पास ये इस कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, इस कॉइल को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। और इन कॉइल की टर्न्स कम या ज्यादा होने की वजह से हम आउटपुट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर इसीलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि इससे वोल्टेजेस को कम या ज्यादा किया जा सके। अब इस स्पेसिफिक सिनेरियो की बात करें तो अब देखिए कि इसमें प्राइमरी जो कॉइल उसके नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। यानी कि अब इस सूरत में जब जो वोल्टेजेस आप इसको देंगे
तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने की वजह से, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर भी, और नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने की वजह से इसमें जो वोल्टेजेस प्रोड्यूस होंगे वो ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। तो यानी कि कम इनपुट से हमने ज्यादा आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस किया। इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, क्योंकि ये लो इनपुट्स को लेकर, वोल्टेजेस को लेकर उसको हाई वोल्टेजेस में प्रोड्यूस करता है। ऑन दी अदर हैंड आप देखिए जो प्राइमरी कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो ज्यादा है, जबकि सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कम है। तो अब इस सूरत-ए-हाल में यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कम होने की वजह से जो आउटपुट कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, इसके अंदर वोल्टेजेस जो है वो कम प्रोड्यूस होंगे, और इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, क्योंकि ये वोल्टेजेस को कम कर रहे हैं। मैथमेटिकली देखें तो जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेजेस की रेशियो को हम इक्वल करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स फॉर सेकेंडरी एंड प्राइमरी कॉइल्स, जिससे हम मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या फर्क है जो है वो होता है। अब ये तो हम बात कर रहे थे आइडियल ट्रांसफार्मर की। अब रियल ट्रांसफार्मर में जो एडी करंट है वो प्रोड्यूस होते हैं लैमिनेटिंग कोर के अंदर, जिस कोर के अंदर इसको ये पाए जाते हैं। तो वो एडी करंट्स जो है वो पावर को जो है वो डिसिपेट करवाते हैं, जिसकी वजह से आउटपुट पे इफेक्ट होता है। सेकंड है हिस्टैरिसीस लूप, यानी कि ये जो आप आयरन कोर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये कोर भी तो मैग्नेटाइज हो सकती है। तो ऐसा मटेरियल यूज किया जाता है जिसकी हिस्टैरिसीस लूप जो है वो कम से कम हो, ताकि उसकी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन जो है वो हमारी रियल आउटपुट को इफेक्ट जो है वो ना करे। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन का जो असूल इस्तेमाल करते हुए वोल्टेजेस को स्टेप अप या वोल्टेजेस को स्टेप डाउन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, पीछे हमने जो कुछ पढ़ा ये चारों चीजें जो है वो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की इक्वेशन या फेमस 4 मैक्सवेल इक्वेशंस कहलाती हैं। ये चारों रिजल्ट जो मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किए, और ये चारों जो इक्वेशंस हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी है या इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बेस बनाती हैं। कैसे? जैसे कि हमने पहले जो गाउसेस लॉ पढ़ा था, गाउसेस लॉ में क्या एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट ऑन पॉजिटिव चार्जेस, टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्जेस, यानी कि क्लोज जो कोई भी क्लोज सरफेस है उसके अंदर जितना चार्ज इंक्लोज है तो वो उसमें से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज होता है। तो ये इसको गाउसेस लॉ कहा, जो एक्चुअली मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन कहलाती है। देन जो गाउसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म है, दैट नो मैग्नेटिक मोनोपोल डज एग्जिस्ट, इसको हम जो है वो मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन कहते हैं। थर्ड इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिसको फैराडेज लॉ कहा गया। और लास्ट इज एम्पियर मैक्सवेल लॉ, जो कि इस्तेमाल होता है फॉर करंट के चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, थर्ड इक्वेशन है, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये फोर्थ करंट है। तो इस तरह मैक्सवेल ने इन चारों इक्वेशन को इंटरलिंक किया जो, और ये कंफर्म किया कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोपागेट टुगेदर, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम दिया गया। तो इस तरह ये चार जो इक्वेशंस हैं जिनको मैक्सवेल इक्वेशन कहा जाता है, ये बिल्डिंग ब्लॉक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। तो इसकी बेस पर, जो मैक्सवेल इक्वेशन की बेस पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो उसकी जो डिस्कशन है वो पॉसिबल हो सकी, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी डेवलपमेंट जो वो पॉसिबल हो सकी, और उन्होंने ही फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन सस्टेन ईच अदर एंड प्रोपेगेट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसकी स्पीड जो है वैक्यूम में वही होती है जो स्पीड ऑफ लाइट की होती है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, क्योंकि ई और बी एक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर, और प्रोपेगेशन डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं। ट्रैवल एट स्पीड ऑफ लाइट इन सी, इन वैक्यूम के अंदर ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती हैं। कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, क्योंकि एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है लाइट के अंदर, तो इसलिए इसको जो एनर्जी है वो उसको कैरी करते हैं। कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, यानी कि इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, विदाउट एनी मीडियम ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं। अब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम देखें तो इसको जो है वो
ये 7 रेंजेस में जो है वो डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट जो इसका रीजन है वो रेडियो वेव्स कहलाता है, जिसकी वेवलेंथ जब 1 mm से कम होती है, जो ब्रॉडकास्टिंग या कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। देन हमारे पास माइक्रोवेव्स आ जाती है 1 मिलीमीटर से 25 माइक्रोमीटर तक इनकी रेंज है, और ये रडार, माइक्रोवेव ओवंस वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। थर्ड इज इंफ्रारेड, जो 25 माइक्रोमीटर से 2.5 माइक्रोमीटर तक होती है, जो थर्मल इमेजिंग और रिमोट कंट्रोल्स में इस्तेमाल की जाती है। देन विजिबल रेंज आ जाती है 75 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक, एंड देन अल्ट्रावायलेट आ जाती है 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक। देन एक्सरेज है 1 नैनोमीटर से 1 पिकोमीटर तक, एंड देन गामा रेज व्हिच इज ग्रेटर देन 10 पिकोमीटर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये स्पेक्ट्रम आपके सामने है, जो इन 7 रीजन्स के अंदर डिवाइड है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इनमें से भी क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है, सो बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट ये आपको याद होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट या फोटोन, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, कि जिस तरह जो ड्यूल बिहेवियर कंफर्म करता है कि जो लाइट एनर्जी है वो फोटॉन्स की सूरत में एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती हैं, और जिनको फोटॉन का नाम दिया गया। और ये वो पार्टिकल्स हैं जो लाइट की डिस्क्रीट एनर्जी को कैरी करते हैं, जिसको फोटॉन एनर्जी का नाम दिया गया, जो कि हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, इज इक्वल टू एच एफ एच सी ओवर सी लैम्डा, जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट का नाम दिया गया। एच उसकी वैल्यू जो है वो गिवन है यहाँ पर, और उसका मोमेंटम है, क्योंकि पार्टिकल है तो पार्टिकल का कोई ना कोई मोमेंटम भी होगा, जिसको हम एच ओवर लैम्डा या ई ओवर सी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चूंकि ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, मोमेंटम कैरी करता है, दैट मींस कि ये एक प्रेशर भी एक्सर्ट करता है, जिसको हम रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। यानी कि जो लाइट रेज हैं या जो रेडिएशंस हैं, ये भी एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं जिस बॉडी पर फॉल कर रही होती हैं, जिसको हम रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और बड़ा इसका इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, इसको रिले जीन स्कैटरिंग भी कहते हैं, कि जो शॉर्टर वेवलेंथ होती हैं ब्लू, वो ज्यादा स्कैटर होती हैं लॉन्गर वेवलेंथ की निस्बत। तो जब ये एयर में से पास करती हैं तो शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू लाइट्स वगैरह जो है, यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो जो शॉर्टर कलर है, शॉर्टर रेंज के कलर जो है वो ज्यादा स्कैटर होते हैं, ज्यादा फैलते हैं एज कंपेयर टू जो लॉन्गर वेवलेंथ की। इसी तरह अगर आप रेनबो में भी देखें तो शॉर्टर वेवलेंथ वाले जो बैंड्स हैं वो ज्यादा एरिया कवर कर रहे होते हैं एज कंपेयर टू द लॉन्गर वेवलेंथ। इस वजह से जो स्काई है वो हमें ज्यादा ब्लू नजर आता है, क्योंकि हर तरफ से जो शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू कलर है वो ज्यादा फैल रहा होता है, इसलिए हमें स्काई जो है वो ज्यादा ब्लू नजर आता है। अच्छा जी, उसके बाद इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है। हाउस होल्ड वायरिंग के अंदर बड़ी बेसिक सी चीजें जो आपने कई दफा पढ़ी होंगी, जैसे अगर हम जो वायर है उसकी बात करें, वैसे पाकिस्तान के अंदर तो नॉर्मली 2 वायर्स ही इस्तेमाल होती है, रेड एंड ब्लैक, जिसको हम लाइव एंड न्यूट्रल वायर कहते हैं। बट इंटरनेशनली एक थर्ड वायर भी इस्तेमाल होती है, ग्रीन या येलो कलर की, जिसको हम अर्थ वायर कहते हैं, जो सेफ्टी के लिए इस्तेमाल की जाती है, ग्राउंड करने के लिए। जो इन केस ऑफ द शॉर्ट सर्किटिंग, जो एक्सेसिव करंट होता है, एक्सेसिव वोल्टेजेस होते हैं, उनको ग्राउंड में अर्थ कर देती है और किसी नुकसान से बचाती है। देन फ्यूज है, थिन वायर है, ओवरलोड करंट को गुजरने की सूरत में उसकी हीट ज्यादा होने से तार जो पिघल जाती है और सर्किट जो ब्रेक हो जाता है। इस तरह सर्किट ब्रेकर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच के तौर पर इस्तेमाल होता है। ज्यादा करंट प्रोड्यूस होने की सूरत में उसके ऊपर जो कॉइल लगी होती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होता है, और वो सामने लगी हुई अपनी मेटल स्ट्रिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और अट्रैक्ट होने की सूरत में सर्किट जो वो ब्रेक हो जाता है और ओवरऑल डिवाइसेस जो वो सेव रहती हैं। इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एप्लीकेशंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक बेल है, रिलेज है, मैग्नेटिक क्रेन है, लाउड स्पीकर्स है, मैग्लेव ट्रेन्स है। इन सारों के अंदर यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सर्किट ब्रेकर के अंदर होता है, कि एक्सेसिव करंट जब कॉइल में से गुजरता है वो ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाती है, मेटल स्ट्रिप्स जो उनको अट्रैक्ट करके उस मैकेनिकल मोशन से जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं वो उससे रिसीव की जाती हैं। ओके जी, उसके बाद हमारे पास कैथोड रे ऑसिलोस्कोप सीआरओ है। इसको हम पहले भी एक बार डिस्कस किया हुआ है कि सीआरओ एक बेसिक डिवाइस है जो डिस्प्ले करती है वेव फॉर्म्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है उनको वेव फॉर्म की सूरत में डिस्प्ले करवाती है। इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
मैग्नेटिक फील्ड का, और उसके आगे जो है वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगी होती है, और पीछे जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बीम होती है। जब हम इलेक्ट्रॉन बीम जो है और उसको उसके बाद एक एक्सेलरेटर में से गुजारते हैं, और उस फाइन बीम को हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाते हैं, और ये जो चार्ज पार्टिकल इसमें से जब गुजरते हैं तो ये एक्स और वाई डायरेक्शन में लगे होते हैं कि अगर एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, वाई डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। तो इनकमिंग जो बीम होती है, इनकमिंग सिग्नल जो होता है वो इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर जो सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं उसकी वजह से ये जो बीम है ये डिफ्लेक्ट होती है किसी भी डायरेक्शन में, और सामने फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर स्ट्राइक करती है और सिग्नल्स को जो है वो विजुअल डिस्प्ले प्रोड्यूस करवाती है। इस डिवाइस को इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल को विजुअलाइज करने की सूरत के लिए कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्चुअली किस तरह की वेव फॉर्म बनाते हैं। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। इन दी एंड हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर जितने भी हमने फार्मूलाज या मैथमेटिकल रिलेशंस देखे वो यहाँ पर मौजूद है। ये मैं फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा, और डेफिनेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, और होप सो सेशन आपके लिए बड़ा मुफीद रहा होगा। और अगर आपके जहन में कोई कंफ्यूजन हो तो डेफिनेटली आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें पूछ सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।